हम इस समय इंटरनेशनल मीडिया सेंटर के मेन हॉल में हैं, जहां आपको दिखा सकते हैं इतना बड़ा वर्क स्टेशन बनाया है। करीब 1500 से ज़्यादा वर्क स्टेशन यहां पे डेवलप किए गए हैं और करीब 400 से ज़्यादा लैपटॉप लगाए गए हैं, ताकि यहां पर आने वाले जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों से पत्रकार हैं या देश के पत्रकार हैं, बाहर के पत्रकार, उनको कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना होने पाए। आप देख सकते हैं कि ये लगातार आप देखिए तमाम इंटरनेशनल मीडिया के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत सारे लोग मौजूद हैं। यहाँ पे बैठने की पूरी व्यवस्था की गई है, उनके लिए लैपटॉप लगाए गए हैं, वर्क स्टेशन तैयार किया गया ताकि किसी को कोई दिक्कत ना होने पाए। इसके अलावा एक आप देखें तो उधर सोफे लगाए गए हैं ताकि लोग यहाँ पर आराम से बैठकर कोई समय व्यतीत कर सकें। जितनी देर तक प्रेस कॉन्फ्रेंस है उतनी देर तक प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करें, इसके अलावा दूसरे काम कर सकें। 3 यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हॉल बनाए गए हैं, वहाँ भी आपको ले चलेंगे, लेकिन पहले आप देखिए ये वर्क स्टेशन इसलिए तैयार किया गया है ताकि दुनिया से आने वाले पत्रकारों को, मीडिया के लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना होने पाए। G20 समिट के दौरान सब कुछ डिजिटलाइज किया गया है ताकि लोगों को जानने में, समझने में बड़ी आसानी हो। आप देखिए यहाँ पे डिजिटल स्टैंडी लगाई गई हैं, जिसके ज़रिए आप इस पूरे कार्यक्रम के बारे में बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसमें आप देखें ये QR कोड है। अगर आप इसमें QR कोड अपना लगाएंगे, स्कैन करेंगे तो आपको पूरी G20 समिट के बारे में जानकारी हो जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक स्क्रीन लगाई गई है और इस स्क्रीन के ज़रिए जैसे ही आप टच करेंगे ये पूरे इंटरनेशनल मीडिया सेंटर के बारे में पूरी जानकारी दे देगा कि आखिर यहाँ पर क्या क्या बनाया गया है। यहाँ पे देखिए ये मीडिया के रूम बनाए गए हैं, ये कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा, ये अलग अलग जो इलाके आइडेंटिफाई किए गए हैं। यानी कि इस पूरे हॉल के अंदर क्या जो कुछ बनाया गया है उसको आप इस मैप के ज़रिए समझ सकते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? अतुल। अतुल, क्या है ये पूरे? ये कम्प्लीटली एक नेविगेशन सिस्टम है, वे फाइंडिंग। अगर किसी बंदे को, किसी भी लोगों को गोदावरी से कृष्णा जाना है या यमुना जाना है या गंगा जाना है, मीडिया ब्रीफिंग रूम देखना है, तो वो यहाँ पर आके सर्च कर सकते हैं। अगर आप इसे देखेंगे कि अगर मुझे यहाँ पे हॉल नंबर 5 के अंदर यहाँ पे मुझे सर्च करना है इंटरव्यू रूम्स, वो कहाँ पर हैं, तो ये कम्प्लीटली पाथ बता देगा। जहाँ पर ये कियोस्क रखा हुआ है तो ये ऑफलाइन आपका कम्प्लीटली नेविगेशन पाथ बताएगा कि आप यहाँ से आइए, एग्जिट कीजिए, गेट जाके ये आपका कॉर्नर पे आपका यहाँ पे इंटरमीडिएट। ये डिजिटलाइज पूरा डिजिटल तरीके से पूरा सब तरीके से कम्प्लीटली वे फाइंडिंग एक चल रहा है ताकि लोगों को किसी से पूछने में कोई कम्युनिकेशन गैप ना हो। यहाँ पे वो इजीली देख के विजुलाइज करके इजीली जा सकते हैं। वो एक हॉल से दूसरे हॉल में जाना हो, तीसरे हॉल में जाना हो, तो कैसे कहाँ कौन सा रास्ता पास में है वो उसके थ्रू जा सकते हैं। और ऐसे ये जो डिजिटल कियोस्क हैं कितने लगाए गए? यहाँ पे करीब 35 कियोस्क इन्होंने लगाए हुए हैं, पूरे इसमें है आपका ITPO के अंदर। करीब 35 कियोस्क इस तरह के लगाए गए हैं जिसमें आप क्लिक करते ही ये जानकारी पा सकते हैं कि हमें यहाँ से अगर दूसरे हॉल में जाना है तो कैसे जाएं, किस रास्ते से जाएं कि हमें कोई दिक्कत ना होने पाए। तो ये कियोस्क यहाँ आने वाले हर मेहमान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। अगले 3 दिनों तक जो कॉन्फ्रेंसेस होने वाली हैं उनके लिए 4 बड़े हॉल तैयार किए गए। एक फर्स्ट फ्लोर में है जिसमें 650 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन 3 हॉल हैं जो नीचे बनाए गए हैं जिनका नाम दिया गया अरावली, नीलगिरी और विंध्य। लेकिन अरावली यहाँ पे सबसे बड़ा हॉल है। आप देखें यहाँ पे करीब 100 ऐसे पत्रकार हैं जो बैठ सकते हैं और यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस हो सकती हैं। सामने डैश बनाया गया है जहाँ पर ऑफिसर्स या जो दूसरे डेलीगेट्स हैं वो आके अपनी बात रख सकते हैं, मीडिया को संबोधित कर सकते हैं और उन्हें अपने विचारों से अवगत करा सकते हैं। ऐसे ही इसके ठीक बगल में 2 छोटे छोटे हॉल बनाए गए हैं जहाँ आपको ले चलते हैं। वहाँ से भी आराम से मीडिया को संबोधित किया जा सकेगा। एक तो ये हॉल बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है नीलगिरी। नीलगिरी हॉल में भी करीब 50 पत्रकारों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इसी तरह इसके ठीक बगल में अगर आप चलेंगे तो वहाँ विंध्य नाम का एक हॉल बनाया गया है, वहाँ भी पत्रकार वार्ता की जा सकेगी और यहाँ भी करीब 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। यानी एट ए टाइम 3 कॉन्फ्रेंसेस की जा सकेंगी। और ठीक इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर में एक बड़ा हॉल है जहां पर करीब 650 पत्रकारों को एक साथ संबोधित किया जा सकेगा।
हम इस समय डिजिटल इंडिया एक्सपीरियंस जोन में हैं। ये दिखाया गया है इस डिजिटल इंडिया एक्सपीरियंस जोन के जरिए कि भारत डिजिटली कितना स्ट्रांग हो चुका है। यहाँ पर भारत ने डिजिटल क्षेत्र में जो क्रांति लाई है उसके अलग अलग सेंटर्स छोटे छोटे बनाकर ये बताने की कोशिश की गई है कि हमने क्या क्या किया है। ये दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज का सेंटर है। क्या है बेसिकली सर? ये ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है which is in 36 language across in India. 6 लैंग्वेज में ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है दीक्षा, जो आमतौर पर हमारे देश के लोग लगातार उपयोग कर रहे हैं। यह डिजी लॉकर आपने देखा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स या अपने कुछ भी इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं वो डिजी लॉकर में लॉक करके रख सकते हैं, उसको दुनिया के किसी भी कोने में एक्सेस कर सकते हैं। यही बिल्कुल। सो डिजी लॉकर एक डिजिटल डॉक्यूमेंट वॉलेट है इंडियन सिटीजन्स के लिए। तो अपने जितने भी लाइफ साइकिल में जितने भी तरह के डॉक्यूमेंट आते हैं, चाहे उनकी आईडी कार्ड हो, उनके एकेडमिक रिकॉर्ड्स हो, उनके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट हो, इंश्योरेंस के पेपर हो, सारे डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ से आप फेच कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और शोकेस कर सकते हैं जिस भी अथॉरिटी को आपको दिखानी है। हो तो डिजी लॉकर का बहुत लोग मैं भी उपयोग करता हूँ, आप भी उपयोग करिए। इसी तरह ये भाषनी का यहाँ पे सेंटर बनाया गया है। इसी तरह आप देखें ई संजीवनी, यानी कि आप के डॉक्टर ने आपको देखकर क्या प्रिस्क्रिप्शन दिया, क्या दवाएं आप उसको उसके पेपर को आप ई संजीवनी नेशनल टेली मेडिसिन सर्विस है उसमें आप स्टोर करके रख सकते हैं। इसी तरह आप देखिए दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति जो लाई गई वो आधार, यानी कि भारत के 140 करोड़ लोगों को आधार के ज़रिए उनको एक आइडेंटिटी कार्ड दिया गया जो अपने आप में अद्भुत है। डिजिटल इंडिया जर्नी के बारे में यहाँ दिखाया गया है। इसी तरह ये यूपीआई का सेंटर है, यूपीआई के तहत आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और यहाँ पे भी आगे आप किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर छोटे से छोटा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। फॉरेन डेलीगेट्स यहाँ पर आ रहे हैं और वो खुद अपने फ़ोन से यहाँ पर यूपीआई क्यूआर कोड्स वगैरह हैं उसको स्कैन करके डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं। आपको सबसे अद्भुत चीज़ दिखाते हैं, ये है गीता का एक सेंटर बनाया गया है, यानी कि गीता जो हमारी हर समस्या का एक निदान है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। यानी कि यदि आप अपना नाम डालें, अपनी एज डालें, आप क्या हैं इस पर डालें और अपना सवाल पूछेंगे तो उस सवाल का जवाब इस स्क्रीन पर आ जाएगा और आपके हर समस्या का समाधान होगा। तो ये डिजिटल इंडिया एक्सपीरियंस जोन जो बनाया गया वो दरअसल इसलिए इसे तैयार किया गया है ताकि देश और दुनिया के जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर, जब वो यहाँ आएँ तो डिजिटली एक्सपीरियंस गेन कर सकें कि भारत डिजिटली कितना आगे है। लोग दुनिया दूसरे देशों का जिक्र करते हैं, लेकिन सही मायने में हमारे भारत सरकार के आईटी मिनिस्ट्री ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम दुनिया के किसी भी देश से डिजिटली पीछे नहीं हैं। हम इस समय हॉल नंबर 3 में हैं, जहां पे आप देखिए भारतीय रिजर्व बैंक का यहाँ पे एक सेंटर बनाया गया है, एक डेवलप किया गया है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसका सबसे बड़ा सेंटर है। और हमारे साथ सचिन जी हैं, वो बताएंगे कि आखिर आरबीआई का यहाँ पे सेंटर क्यों लगाया गया है और इसका पर्पस क्या है। क्या है पर्पस सर इसका? जी, इसको आरबीआई इनोवेशन पैवेलियन का नाम दिया गया है और इसको 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है। इसका कारण ये है कि जो भी विदेशी डेलीगेट्स आएंगे हम उनको बताएं कि डिजिटल पेमेंट्स या फिर इससे रिलेटेड फील्ड्स में हमने क्या क्या नई नई चीज़ें की हैं। तो एक उधर का जो हिस्सा है उसमें हम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या ई रूपी के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, ई रूपी क्या है सर, दिखाएंगे क्या जरा? हाँ, आइए। ई रूपी है क्या बेसिकली? नहीं, ई रूपी अपना जो करेंसी है उसको ई वर्जन मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, जो एक मोबाइल ऐप के जरिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो हमारे राशि के विभिन्न डिनोमिनेशन के नोट्स हैं वैसे ही आपको अपने मोबाइल ऐप पे दिखेंगे, उसके ज़रिए आप पेमेंट कर सकते हैं। मतलब जो हम लोग डिजिटली पेमेंट करते हैं या डिजिटल पेमेंट में नॉर्मली आप ऐप यूज़ करते हैं, इसमें जो भारतीय रिजर्व बैंक ने एक वॉलेट लॉन्च किया है भारत के साथ, उस विभिन्न बैंकों के साथ पार्टनरशिप करके, उसमें आपको जो हमारी करेंसी है वही डिनोमिनेशन नोट्स में उसी तरह से दिखाई देगी और उसके ज़रिए आप पेमेंट करते हैं। तो ये इसका ये जो साइन है यही है ई रूपी का? हाँ जी, ई रूपी का यही साइन है, ये है, यही दर्शाता है कि रुपये का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है करेंसी। जी सर, दूसरा जो आप बता रहे थे वो क्या है? ये हिस्सा है आरबीआई इनोवेशन हब। इसमें
सुगम ऋण प्राप्ति की सुविधा, जो किसान जिन जिन राज्यों में जो ज़मीनें हैं उनको डिजिटाइज कर दिया गया है लैंड रिकॉर्ड्स को, तो वहाँ पे उनके डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स को इमीडिएटली एपीआई के ज़रिए फेच करके और उनकी ऋण प्राप्ति की जो सुगमता है या फिर उसको बढ़ाने के लिए उनके आधार के ज़रिए जो उनका बैंक अकाउंट है दोनों को रिकॉर्ड फेच करके और फिर उनकी जितनी मतलब एलिजिबिलिटी है उतना ऋण उनको ऑफर किया जाता है। फिर तीसरा सेक्शन है डिजिटल पेमेंट्स का। तो यहाँ पे हम जितने भी विदेशी डेलीगेट्स आएंगे उनको हम चाहते हैं कि यूपीआई के बारे में जो भी उन्होंने अब तक सुना है वो खुद से अनुभव करें। तो हम उनकी यूपीआई ऑनबोर्डिंग कर रहे हैं, अपने विदेशी नंबर पे वो ऐप डाउनलोड करके धनराशि उसमें डाल के उसके ज़रिए भारत में जब तक हैं क्यूआर कोड या जैसे भी यूपीआई पेमेंट्स कर सकते हैं। और हम दो और अनुभव देना चाहते हैं डिजिटल पेमेंट्स में। एक जो हमारा रुपए जो डोमेस्टिक कार्ड स्कीम है उसमें आज के ज़माने के साथ चलते हुए स्मार्ट एसेसरीज जैसे की चेन, रिंग, उनके थ्रू कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर सकते हैं, वो प्रोडक्ट्स भी हैं। एक तरह से ये है कि कोई भी विदेशी मेहमान अगर भारत आता है तो वो अपने मोबाइल पर अपने नंबर पर यूपीआई डाउनलोड करके भारत में अपने विदेशी बैंक के जरिए परचेजिंग कर सकता है। नहीं, विदेशी बैंक के जरिए नहीं, यहाँ पे उनके मोबाइल में एक मोबाइल वॉलेट क्रिएट किया जाएगा, उसमें वो धनराशि लोड करेंगे जो भी है अपने क्रेडिट कार्ड या कैश देके, नकदी देके, और उसके इक्विवेलेंट जिस मान लीजिए यूएस डॉलर का जो भी इक्विवेलेंट धनराशि भारतीय मुद्रा में आता है उतना उनके वॉलेट में लोड कर दिया जाएगा। फिर जब तक वो यहाँ पे हैं उसको जितने दिन है वो यहाँ परचेजिंग कर सकते, उनको कोई मनी एक्सचेंज की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद फिर ऐसे बार बार करने की जरूरत नहीं है, एक बार जो उन्होंने कर दिया उसके थ्रू वो पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सचिन। सचिन जी आप आरबीआई में डीजीएम हैं। जी, मैं आरबीआई। तो सचिन जी थे जो पूरे आरबीआई कैसे वर्क कर रही है और जो विदेशी डेलीगेट्स आएंगे उनको दिक्कत ना हो उसके लिए क्या क्या प्रावधान किए गए उनकी जानकारी दे रहे हैं। तो आरबीआई ने एक बहुत ही अद्भुत काम किया है कि जो विदेशी मेहमान भारत आएंगे वो अपने मोबाइल पर बाकायदा यूपीआई का ऐप डाउनलोड कर सकेंगे और अपने बैंक के जरिए पैसे ट्रांसफ़र करके उसमें एक वैलेट क्रिएट करेंगे और उस वैलेट के जरिए जब तक वो भारत में हैं कोई भी परचेजिंग कर सकते हैं, कोई भी खरीदारी कर सकते हैं, उनको कहीं भी कोई परचेजिंग या पेमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हम इस समय हॉल नंबर 3 में हैं जहां पे शिल्प मेला लगाया गया है और यहाँ शिल्प मेले में कश्मीर यानी श्रीनगर की पेपर मैशी से लेके आपको गुजरात का हैंडवर्क, मुरादाबाद की कारीगरी, दुनिया के अलग देश के अलग अलग हिस्सों की कारीगरी, हर शहर हर राज्य की कारीगरी आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए कैसे एक प्लेट के ऊपर एक कारीगरी हो रही है, पेंट किया जा रहा है। सर आपका नाम क्या है? रियाज अहमद खान। रियाज साहब आप श्रीनगर से? आज श्रीनगर से बिलोंग करता हूँ। इस आर्ट को क्या कहेंगे? इस आर्ट को पेपर मेशी को बोलते हैं कि ये आर्ट जो है ये रिसाइकल पेपर से बनता है। रिसाइकल पेपर को मैश करके और चावल का आटा इसके साथ मिला के मतलब उसको बनाते हैं, मोड बनाते हैं उसको, वो फिर उसके मिक्स करते हैं, उसके बाद बनाते हैं, उसके बाद फिर स्मूथ करते हैं, उसके बाद फिर पेंटिंग करते हैं, उसके बाद ये तर वार्निश तक वो कंप्लीट हो जाता है। इसकी फिनिशिंग देखिए आप, ये ट्रे है, प्लेट है, तसरी हैं, वॉल पेंटिंग है, ये अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पर बहुत ही अद्भुत तरीके से यहाँ तैयार किया गया है। इसके अलावा भी आप देखेंगे दूसरे आप देखिए तो ये मुझे लगता है सिल्क की साड़ी है, ये बनारसी साड़ी है मैडम, ये बनारसी साड़ी है। ये ना अलग अलग जगह की हैं, जैसे ये विजयवाड़ा की है हमारी उपाड़ा जामदानी, वो हमारी अहमदाबाद की है आसावली, वो हमारी कांचीपुरम है, और ये हमारी जो है कर्नाटक की है गंडवेरुंडा साड़ी, और वो बारूचर है हमारी वेस्ट बंगाल की। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली वीवर सर्विस सेंटर से हूँ। हाँ जी। ये क्या बना रही हैं आप? अभी कुशन कवर बना रही हूँ स्पंज सिल्क से। ये हमारा जो है स्पंज सिल्क है और मैं स्पंज सिल्क से ही कुशन कवर बना रही हूँ। और ये जो हमारी टेक्निक है ये हमारी इंटरलॉक टेक्निक है, जिससे हम है ना कुशन कवर बना रहे हैं। जो वाइट है हमारा कलर, ये बिना कलर है, और जो हमने ये है कलर, ये भी हमारा टोटल स्पंज सिल्क ही है। तो आप अगर देखें तो इस पूरे शिल्प मेले में अलग अलग राज्यों की अलग अलग चीज़ों को बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। ट्राइब्स इंडिया भारत सरकार का एक विभाग है कि जो ट्राइबल एरियाज़ में जो लोक कला हैं उनको यहाँ पे
संजो कर रखा गया है। आप देखिए ये तमाम जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं चीज़ें, ये भारत के अलग अलग हिस्सों की जो ट्राइबल प्रजाति हैं वहाँ पर उपयोग होने वाली चीज़ें हैं। आप इसको देख सकते हैं। जो भी मेहमान हमारे आएंगे वो इन्हें यहाँ से परचेज कर सकते हैं, परचेज करके अपने यहाँ ले जा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये प्रदर्शनी लगाई गई है और इस प्रदर्शनी का मुख्य मकसद यही है कि लोगों को भारतीय संस्कृति से परिचय कराया जा सके, भारत की विविधता से परिचय कराया जा सके, भारत के लोक रहन सहन से लोगों को परिचय कराया जा सके। इसलिए यहाँ पर शिल्प हॉल में अलग अलग राज्यों के अलग अलग चीज़ों को दर्शाया गया है। शुरू कर। अगर सरस आजीविका से आपको परिचय नहीं कराया तो कुछ नहीं हुआ। शिल्प हॉल में ये एक आप सेंटर देखेंगे सरस आजीविका का, यानी कि जो गांव की महिलाएं हैं, गांव में जो लोकल स्वयं सहायता समूह हैं, जो छोटे छोटे आइटम्स बनाते हैं जो बाद में बड़े बड़े सेंटरों में वो बड़े बड़े दामों में बिकते हैं, उनको यहाँ पर लगाया गया है। कुछ महिलाएं भी हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों। मैडम आप कहाँ से हैं? सर मैं उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड से हैं। क्या बनाती हैं वैसे? हमारे यहाँ पे समूह की महिलाएं मूज ग्रास का काम करती हैं और कोई साड़ियाँ, कोई दरी, कोई पेंटिंग, मतलब सारी ग्रुप अलग अलग काम होता है। मैडम आप कहाँ से हैं? उड़ीसा में। उड़ीसा में आप क्या बनाती हैं? हमें सब पट्टचित्र में बनाता है। पट्टचित्र, हाँ, तालपत्र आणि काय मैं आसीने आसी गए पट्टचित्र ये जो कहे हाँ वही सब पट्टचित्र करे, वही सब पट्टचित्र ये सारे हाँ आओ ये सब यारे ट्राइबल का ये सब पट्टचित्र हाँ ये सब ट्राइबल करे ये सब आप बनाते हैं? हाँ बनाते घरों में। हाँ, आपके साथ कितनी और अच्छे और बड़ा बड़ा काम अच्छे नहीं कितनी महिलाएं हैं आपके समूह में? हमें 30 जन वहाँ काम कर 30 हाँ 30 महिलाओं का समूह आप चलाती हैं। 30 महिलाओं के समूह से गांव में पटचित्र बनाती हैं, जो पटचित्र धीरे धीरे शहरों में बड़े शोरूम से जाते हैं। तो उत्तराखंड में जो आप काम करती हैं, तो आपके समूह में कितनी महिलाएं हैं? मेरे समूह में 10 महिलाएं हैं और मेरा ग्राम संगठन है बहरा समूह का, उसके बाद क्लस्टर है, तो हमारे इसमें 400 से 500 महिलाएं जुड़ चुकी हैं और वो सारी मूज ग्रास से लेके अलग अलग प्रोडक्ट तैयार करती हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये सरस आजीविका का जो सेंटर है, ये देखिए कैसे स्वयं सहायता समूह के ज़रिए ये जगन्नाथ जी की कितनी सुंदर तस्वीर यहाँ पे बनाई गई है और यही तस्वीर बाद में बड़े बड़े शोरूमों में अच्छे दामों में बिकती है। तो यहाँ पे सरस आजीविका के ज़रिए जब विदेशी मेहमान यहाँ पहुँचेंगे तो उनको यहाँ पर भारत की लोक वस्तुएं मिल सकेंगी जो गांव की महिलाएं खुद बनाती हैं और खुद प्रोवाइड कराती हैं। आज यहाँ पर खुद मौजूद हैं और जब दुनिया के ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पहुँचेंगे तो वो इन महिलाओं से सीधे परचेज कर सकेंगे। हम इस समय मुख्य कॉरिडोर पे खड़े हैं। ये वो कॉरिडोर है जो इंटरनेशनल मीडिया सेंटर यानी हॉल नंबर 5 को मंडपम से जोड़ता है। इधर यानी कि मेरे राइट में हॉल नंबर 5 है इंटरनेशनल मीडिया सेंटर और ठीक लेफ्ट में ये जो रास्ता जा रहा है सीधा उस मुख्य हॉल यानी मंडपम हॉल को जोड़ता है, जिस हॉल में ये G20 समिट होनी है, यानी कि दुनिया के सभी महत्वपूर्ण राष्ट्राध्यक्ष जो आने हैं वो उसी मंडपम हॉल में बैठक करेंगे। वहीं पे बैठकर दुनिया की बातें करेंगे, यानी कि दुनिया को कैसे संजोया जाए, कैसे चलाया जाए, एक दूसरे के साथ कैसे सामंजस्य बैठाया, वो जो सारी बातें होंगी वो उसी हॉल में होंगी। लेकिन इस कॉरिडोर को अगर आप गौर करें तो इस कॉरिडोर को बहुत ही अद्भुत तरीके से सजाया गया है। ना सिर्फ भारत की हर राज्य की सांस्कृतिक व्यवस्था को यहाँ पे दर्शाया गया है, बल्कि देश में क्या क्या हो रहा है, कैसे हमारा देश लोकतांत्रिक देश कैसे आगे बढ़ रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो टैग लाइन है इसकी, ये है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व एक परिवार है और इस परिवार को मिलजुल कर रहना है। और बाकायदा इसी तरह के बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें लिखा गया है वेलकम G20 डेलीगेट्स और ऊपर सभी महत्वपूर्ण देशों के जो देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके फ्लैग्स लगाए गए हैं।
भारत का झंडा सबसे पहले लगाया गया है, क्योंकि हम होस्ट कंट्री हैं और होस्ट कंट्री के नाते सबसे पहला ध्वज, और उसके बाद सभी वो देश जो इस समिट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सब का फ्लैग यहाँ पे दर्शाया गया है। ये मेरे राइट में जो आप देख रहे हैं G20 के पीछे ये कमल का निशान बना हुआ है और उसके अंदर तमाम अलग अलग तरह की पेंटिंग दर्शाई गई। दरअसल ये पेंटिंग हमारे राज्यों की जो पेंटिंग लोक पेंटिंग है उनको दर्शाया गया है। केवल यही नहीं, हम आपको आगे भी थोड़ा ले चलते हैं और वहाँ आपको दिखाते हैं कि कैसे भारत के अलग अलग राज्यों की अलग अलग विशेषताओं को यहाँ पर संजोया गया है। एक तो आपने वो देखी जिसमें पेंटिंग को दर्शाया गया है, लेकिन दूसरा आपको दिखाते हैं कैसे भारत के अलग अलग हिस्सों में कैसे लोक नृत्य होते हैं उनको यहाँ दर्शाया गया है। देखिए आप कैसे भरतनाट्यम को अलग अलग जो नृत्य हैं उनका यहाँ पे संकलन किया गया है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसका संकलन किया गया है। इसके अलावा आप देखिए ऐसे जगह जगह बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं जिन पोस्टरों में इस देश के प्रमुख मंदिरों, प्रमुख मठों उनके दर्शन कराए गए हैं। यानी कि ये बताने की कोशिश की गई है कि हमारा जो भारत है वो विविधता में एकता का सबसे बड़ा उदाहरण है। हमारे देश में अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग विचारधारा के लोग रहते हैं, लेकिन हम एक परिवार की तरह रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, हर धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, उनका पूरा सम्मान होता है। और इसीलिए सभी जगह आप देखेंगे ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं और उन पोस्टरों में इस तरह, यानी कि देखिए बौद्ध धर्म का एक टेम्पल दिखाया गया है, तो ठीक उसके बगल में आप देखेंगे तो भारतीय सभ्यता को संबोधित करने वाला के मंदिर का चित्र है। इसी तरह अगर आप देखेंगे तो इधर राइट में अगर एक पोस्टर आपको मैं दिखाऊंगा तो राइट के पोस्टर को आप देखेंगे तो साफ तौर पर आपको एक तटीय इलाके की फ़ोटो दिखेगी, तो ठीक बीच में राजस्थान के जयपुर का हवा महल आपको दिखेगा। तो ये दरअसल ये बताने की कोशिश है, ये दर्शाने की कोशिश है कि कैसे भारत विविधता में एकता को समेटे हुए। आपको यहाँ ये ज़रूर दिखाना ज़रूरी है कि कैसे हमारा ये गेटवे ऑफ इंडिया दिखाया गया है, बाकायदा नृत्य दिखाए गए हैं, गांधी जी का पोस्टर लगाया गया है, अशोक चक्र दिखाया, मतलब हर चीज़ को यहाँ पर दर्शाने की कोशिश है। ये बताने की कोशिश है, ये समझाने की कोशिश है कि कैसे हमारा देश जो विविधता में एकता को संजोए रखा हुआ है उसका ये एक बेहतरीन नमूना है, एक बेहतरीन उदाहरण है।